हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। यहां हम क्या करें, कंसिडर ए बार मैग्नेट हैविंग डाइपोल मोमेंट क्या कैपिटल एम। एक बार मैग्नेट कंसिडर करिए, क्या लिखेंगे देखिए, साथ साथ लिखते जाइए आप। कंसिडर ए बार मैग्नेट, ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, बार मैग्नेट है। क्या लिखा आपने, कंसिडर ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, है ना। ये बार मैग्नेट बना ली जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैपिटल एम है। और ये कौन सा पोल हो गया उसका, साउथ पोल। और ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल। साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, -m, और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, +m। और ये इसकी कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है। और ये इसका क्या है, सेंटर है। और ये इसकी कौन सी लाइन बोली जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन बोली जाएगी, ये सेंटर। और ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है, L। यदि ये 12 है तो ये क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ये डिस्टेंस L। और इसी तरह से ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, L होगी। बात क्लियर है। अब देखो आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और कौन से पॉइंट पर, एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पर, है ना। इक्विलेटरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यानी पॉइंट कहां मान लेते हैं अपन, यहां मान लेते हैं। और वो पॉइंट इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे मान रहे हैं, इसके सेंटर से मान रहे हैं हम स्मॉल r डिस्टेंस पे। ये पॉइंट मान रहे हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे, P पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो थ्योरी में आप क्या लिखेंगे इसको, कंसिडर ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M एंड ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दें, एंड ए पॉइंट क्या नाम दे बताओ, P एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना। ये सेंटर है इसका ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। इस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। बात क्लियर है। अब देखो यहां पर ये वाला पोल भी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, पोल से पॉइंट की तरफ आगे बढ़ा दीजिए इसको, ये होगी डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूं क्या, BN। बात क्लियर है। यानी आप इस लाइन को, अच्छा यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है L, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, R। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R² प्लस L²। तो यदि मैं ये कहूं मैग्नेटिक फील्ड, यदि ये बोला जाए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सा पोल, नॉर्थ पोल एट पॉइंट P, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, BN इज इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, किसी भी पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0m डिवाइडेड बाई 4πr²। यदि कोई भी पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है उससे x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0M डिवाइडेड बाई 4πx²। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पोल के कारण इस पॉइंट पर कितना होगा, μ0M डिवाइडेड बाई 4π इंटू ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है, R² प्लस L², उसका स्क्वायर, है ना। अब ये सोल्व करोगे तो μ0M डिवाइडेड बाई 4πr² प्लस
एल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगी, एम से पी की तरफ, एन टू पी, पी पॉइंट की ओर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ये बात समझ में आई। डायरेक्शन भी, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है। अब इसी तरह से आप ये देखें कि ये वाला पोल जो जिसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम है, ये भी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, पोल से पॉइंट की तरफ, यानी यू होगी, ये डायरेक्शन यू होगी, है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या नाम दे दूं, अभी ये मार्क मत करना, मैं बी एस नाम दे रहा हूं, है ना। तो बी एस की डायरेक्शन किधर होगी, एस से पी की ओर होगी। तो ये हम कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल के कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पोल एट पॉइंट पी। आगे क्या लिखेंगे, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो होगा बी एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम, ये नॉट कैपिटल, स्मॉल एम आएगा, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है ना। हाँ, अब देखो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एम किसका है, माइनस का, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, माइनस एम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। इसमें ये क्लियर है या नहीं, सेम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर ही आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी किधर होगी, एस से पी की तरफ, है ना। इसका यही तो आएगा 4 पाई, और ये लिखने के बाद में भाई इसमें m की जगह पे क्या आ गया, माइनस एम आ गया, डिस्टेंस तो वही है, और डायरेक्शन किधर होगी, s से p की तरफ। तो ये हो गया s टू p। ये बात क्लियर है। अब देखो यदि मैं इसको ये लिखना चाहूं, माइनस को यदि प्लस करूं, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसका तो ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर ही तो आता है इसमें, तो ये तो आ गया जैसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब यदि माइनस वाले को आप प्लस करोगे तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, पी से एस की तरफ, पी टू एस, है ना। रिवर्स कर देंगे ना भाई, माइनस की जगह आप यदि प्लस करते हो तो डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको दो बातें देखने को मिल रही हैं, क्या कि bs और bn का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। कितना है, वो है म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। लेकिन डायरेक्शन वाइज देखें, अच्छा bs की डायरेक्शन अभी किधर आ गई है, यदि ये प्लस लिखते हो आप, सेम लिखते हो, इनको इक्वल करते हो, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस के साथ में इधर थी, और जैसे ये प्लस लिखते ही इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ऐसे बनाएंगे डायरेक्शन। अब देखिए एक ही पॉइंट पर कितने फील्ड हैं, 2 फील्ड हैं, है ना, 2 मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो हम प्लस कर देते, अपोजिट होती तो माइनस कर देते। यहां ना तो सेम है और ना ही क्या है, अपोजिट है। ऐसे केस में आपको क्या लेने पड़ेंगे, इनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। सो कंपोनेंट लेने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। एक तो एक्स एक्सेस, इसके पैरेलल में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या होगी, एक्स एक्सेस, और इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये क्या होगी, वाई एक्सेस। लेट मैं मान लेता हूं ये यदि एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होना है, थीटा, और ये यदि थीटा होना है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये बात समझे या नहीं समझे, मैंने कहा ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये थीटा माना है तो ये भी थीटा, है ना, क्लियर है, और ये थीटा माना है तो ये भी क्या,
थीटा, और ये थीटा है तो सामने वाला भी क्या होगा, थीटा। यानी ये कहने का मतलब है ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आप ये देखिए आपके पास में जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बात कर रहा हूं मैं Bn की, है ना, Bn क्या, Bs के कितने कंपोनेंट होंगे, ये हेडिंग तो आपने लिख लिया होगा, हेडिंग को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि कंपोनेंट्स दिखा रहा हूं यहां पे। देखो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो है Bs इसके बीच में ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा इस लाइन पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस, और वर्टिकल लाइन पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन। तो Bs का इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, Bs cos थीटा, जिसकी डायरेक्शन ये होगी, और Bs sin थीटा किधर जाएगा, नीचे की ओर, Bs sin थीटा नीचे की ओर होगा। Bs का कंपोनेंट ले लिया आपने, अब कौन सा बचा, Bn बचा, Bn भी थीटा एंगल पे बना रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट लेंगे आप, कोस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर वाला होगा साइन, साइन कंपोनेंट किधर होगा, अपवर्ड। तो इसी तरह से Bn का भी देखो ये कंपोनेंट Bn cos थीटा इधर आ जाएगा, है ना, और Bn sin थीटा किधर होगा, ऊपर की तरफ। सेम वो की वो है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था डाइपोल के कारण, एग्जैक्ट वो का वो है ना। अब देखिए ये अपवर्ड है और ये किधर है, डाउनवर्ड है। ये बात समझ में आ गई ना, कंपोनेंट की मैंने बता दी थी अलग से क्लास में। अब आप ये देखिए कि क्या इनके जो कंपोनेंट्स लिए हैं, तो नॉट साइन, कोस नहीं, साइन, है ना, जो साइन कंपोनेंट है वो इक्वल और अपोजिट है, सो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, और कोसाइन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यू होगी, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। आप देख रहे हैं कौन सी लाइन पर, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर। सो ये इतना लिख लिया, यहां तक लिख लिया आपने ये वाला, तो ये लिख लिया, तो डायग्राम बना लीजिए, ये लिख लिया ना। अब देखो ये यहां तक तो लिख लिया होगा, ये भी लिखना था आपको, है ना, ये भी लिख लो। अब देखो हम क्या कहें, टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ Bn एंड Bs, यानी इन Bn और Bs के क्या ले लिए हमने, कंपोनेंट ले लिए। क्या कहा आपने, टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ Bn एंड Bs, कंपोनेंट लेने पर क्या हुआ, कोमा लगा के लिखेंगे, है ना। कोसाइन, साइन कंपोनेंट्स आर, या फिर वर्टिकल कंपोनेंट्स कह दीजिए इनको, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel to each other, but the direction of हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी कोस वालों की बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स इज द सेम, कंपोनेंट्स इज द सेम, सो दे आर एडेड अप, जुड़ जाएंगे वो, है ना। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इन दोनों का प्लस। So the net magnetic field at point P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का प्लस, यानी क्या होगा, Bn cos थीटा प्लस Bs cos थीटा। Bn और Bs की वैल्यू लिख सकते हैं आप, है ना, डायरेक्शन लिखनी नहीं है, मैं वैल्यू लिखनी है इनकी, क्योंकि डायरेक्शन तो थीटा के साथ में आ गई। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4 पाई
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस ये वैल्यू लिखिए म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो ये क्लियर होने के बाद में आप यहां से ये देखो सेम नंबर 2 टाइम्स आ रही है तो डबल कर दें इसको। डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 2 म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और cos थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से निकाली जा सकती है। यहां देखिए फ्रॉम ट्राइंगल जो ये ट्राइंगल बन रहा है यहां से cos थीटा की जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूं क्या है। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस यही होता है b बाई एच। बेस क्या है? ये बेस है। बेस की वैल्यू क्या है l और ये हाइपोटेनस है कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा को लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही होता है cos थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ये हो गया। तो जैसे ही ये वैल्यू आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या 2 म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है। ये बात क्लियर है तो देखिए अब ये लिख लिया होगा है ना, ये लिख लिया। ये यहां तक की कैलकुलेशन लिखिए, फिर यहां सोल्व कर रहा हूं, इससे आगे की मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये किसकी वैल्यू आ रही है? वैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है वो आगे आपके पास में क्या 2 म्यू नॉट और इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं म्यू नॉट एम इंटू 2l लिख सकते हैं इसको। इस 2 को यहां लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्लियर है? लिख चुके हैं अभी। अब देखिए यहां b की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास m इंटू 2l। क्या होता था मैंने आपको बताया था कैपिटल M क्या होता है स्मॉल m इंटू 2l। ये 2017 में डेफिनेशन भी पूछी गई थी। 17-18 में क्या पूछा गया था कि डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ और उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है उसके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। 1 मार्क्स में तो मैग्नेटिक मोमेंट यही तो होता है m इज इक्वल टू m इंटू 2l। m क्या है? पोल स्ट्रेंथ और 2l क्या है? उसकी इफेक्टिव लेंथ। इसके प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है ना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो ना। मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। अब देखो यहां इसको आपने कहा म्यू नॉट और इसको क्या नाम दे दें? ये जो है इसको क्या नाम दे दो? कैपिटल M, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ये क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। 1 ये हाफ ही तो 1.5 जिसको आप लिख सकते हैं 3/2। यानी बेस सेम होने पर पावर्स को क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा यदि फॉर स्मॉल बार मैग्नेट, फॉर स्मॉल बार मैग्नेट उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? बहुत कम होगी। तो आप क्या कह सकते हैं? एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। तो इस एल को क्या मान लेंगे? वहां नेग्लेक्ट। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई
आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर की क्यूब। ये कौन से आया? उसकी इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड आया है, और एक्सियल में क्या आ रहा था? साथ में 2 आ रहा था। बात क्लियर है? तो यहां से ये भी ध्यान रखिए, 18 में क्वेश्चन आया था, इससे डेरिवेशन नहीं आया, पीछे के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल ही आए इनसे, है ना। ये आया कि जब भी आपको इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो एक्सियल लाइन वाले मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था उसका क्या होता है? हाफ। यानी सीधी सी बात है, बार मैग्नेट की इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कम होता है ना। यानी ये मैग्नेट है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यहाँ किनारों पर, यहाँ होता है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बहुत ही कम होता है, तभी तो ये लाइनें दूर दूर होती हैं यहाँ, और यहाँ लाइनें क्या होती हैं? पास पास। जैसे मैं रफली बात करूं तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप बनाते हैं तो यहाँ लाइनें पास पास बनती है और यहाँ लाइनें दूर दूर बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वीक। यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हाफ। एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था आपने लास्ट लेक्चर में, उसमें साथ में यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 2 नहीं आ रहा, इसका मतलब उस वाले का ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हाफ है। तो ये बात समझे या नहीं समझे? EQ नाम दिया है मैंने इक्वेटोरियल के लिए कि इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर की क्यूब, और एक्सियल लाइन पर क्या था? इसका डबल था। सो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते इसका न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया हुआ वो न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो करते हैं अपन। आरबीएससी 2017 सप्लीमेंट्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लिख रहा हूं क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट, क्वेश्चन लिखिए, a bar magnet has magnetic moment given था 0.48 टेस्ला जूल पर टेस्ला, है ना, जूल पर टेस्ला। ये क्या गिवन है आपको? मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 20 centimeter from its center, A में कह दिया on its axis और B में कह दिया on its इक्वेटोरियल लाइन। यानी आपको क्या क्या गिवन है, आप क्वेश्चन समझ के, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरबीएससी 2017 सप्लीमेंट्री, आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2017 में। और जो मैंने क्वेश्चन करवाया था एक, ध्यान हो आपको, वो 2019 में आया था। कौन सा क्वेश्चन? ध्यान हो, मैंने बताया था m का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू 2l, यानी ऑल स्ट्रेंथ दी हुई थी। आपकी टेक्स्ट बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने पहला न्यूमेरिकल जो करवाया था, आपको होल स्ट्रेंथ दी हुई थी और मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ दी हुई थी, और आपको क्या निकालना था? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। 2 मार्क्स में आया था, सीधा ही निकालना था। होल स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना था? इफेक्टिव लेंथ से, तो वो क्या आ जाती? मैग्नेटिक मोमेंट। ये 2019 में आया था, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सोल्व करवा दिया। ये 2017 में जो न्यूमेरिकल आया है उसकी बात आप कर रहे हैं। अब देखो यहां हमें पता है ये पॉइंट कहां पे, ये जो वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले आप उन वैल्यूज को लिख लीजिए। सॉल्यूशन में आप मैग्नेटिक मोमेंट यानी कैपिटल M की वैल्यू गिवन है आपको 0.48 जूल पर टेस्ला। ये भी एक ऐसा यूनिट की तरह से, जूल है और टेस्ला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जूल और टेस्ला ऑलरेडी किसमें होते हैं? ऐसे यूनिट्स में होते हैं। अब आपको R की वैल्यू, सेंटर से कितनी दूरी? R,
वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब दो है, जबकि वो पॉइंट एक्सेस पे है और दूसरा है जबकि वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है, यानी आपको एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एक्सियल पे निकालो, एक्सियल वाला आ जाता है उसका हाफ कर दोगे तो कौन सा आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर। कोई एक कैलकुलेशन कर लो, इक्वेटोरियल पर एक्सियल वाले का क्या होता है हाफ होता है। तो एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r की क्यूब, यही था फॉर्मूला, डेरिवेशन में आया था लास्ट लेक्चर में। अब देखो इस लेक्चर में ये आया था, लास्ट लेक्चर इसमें इसका डबल आया था जो कि कौन सी लाइन पे था एक्सियल लाइन पर। अब ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, ये वैल्यू आपको मैंने बताई थी कितनी होती है 10 पावर -7। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, ये तो 2 और ये 10 की पावर -7 इनटू मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपको गिवन है कितना 0.48 है ना, डिवाइडेड बाय r की क्यूब यानी 20 इंटू 10 की पावर -2 उसका क्यूब। क्लियर। अब देखो यदि आप क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये सॉल्यूशन में कर ही रहा हूं ये क्योंकि यहाँ मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखो ये वैल्यू आ गई, अब यहां देखो बी एक्सियल लाइन पे एक्सियल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गया 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू 0.48 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2 की क्यूब कितनी होगी -6, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर ये देखो -6 है और ये 10 की पावर क्या बचेगी -1 बचेगी, तो 10 की पावर -1 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय, इवन 2 से 2 भी ये कैंसिल कर सकते थे, ये कितना बचता 10 बचता, तो ये भी कैंसिल हो जाता। अब देखो 10 है ना इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर क्या दे देना 2 दे देंगे, 1 ये और 1 ये 2। अब देखिए आप यहां से 2 और 2 कितने हो गए 4 है ना, और 12.12 हो गया। अब देखिए यहाँ ये हो गया 0.12 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 3 ये है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4, तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10 की पावर -4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -5 है ना। ये किस में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला। कौन सी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब कौन सा सेकंड में बी में कहा है इफ द पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो बी में क्या हो जाएगा, ये तो किसका था ए का सॉल्यूशन था ए का, बी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल क्या होता है एक्सियल लाइन वाले का है ना, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो देखो ये हो जाएगा कितना 1.2 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये कौन सी लाइन पे आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इस तरह से ना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नोट कर लिया तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर किस तरह से टॉर्क एक्ट करता है उसकी बात करेंगे। सेम जो एनालिसिस है इसका मैथमेटिकल एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे कि हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उस पर टॉर्क लग रहा था, क्या आया था Pe sin थीटा, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे टॉर्क आएगा Mb sin थीटा। क्यों आएगा, देखो वहां पे टॉर्क था
पीई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क। जहां पे P क्या था, उसका डाइपोल मोमेंट था, E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिया था और इस टॉर्क में कौन सा डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। ये वैसे रिजल्ट 7 चैप्टर में भी ऐसा कुछ आया था, है ना, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप आया था ये। अब हम बात करते हैं किसकी, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट in uniform magnetic field, यानी आप एक क्या माने, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माने और उसमें सबसे पहले फर्स्टली तो टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो आप यहाँ पे मैं जो हल्की जो लाइन बना रहा हूं इस तरह से, ये मानिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाना आपको, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे से क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। और यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, कैपिटल बी है। इसमें आपने क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट को रख दिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैपिटल एम है। इस तरह से जो डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं ऐसे, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है ना, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कैपिटल एम है। हम ये मानते हैं साउथ पोल और इधर मानते हैं नॉर्थ पोल। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, -m, और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, +m। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। और ये जो बार मैग्नेट है हमने ये माना है कि ये इसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। क्लियर है, क्या माना, आप क्या लिखेंगे, कंसिडर ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट, क्या माने, कैपिटल M is placed in a uniform magnetic field B at angle theta, right? क्या लिखेंगे, consider a bar magnet having magnetic moment capital M, है ना, is placed at angle theta in a uniform magnetic field B as shown in diagram। ये बात हो जाएगी, है ना। यानी आप ये लिख लेंगे, consider a bar magnet having magnetic moment capital M, है ना, is placed at angle theta in a uniform magnetic field B as shown in diagram। अच्छा, आपको जब मैंने बात बताई थी, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने बताया था, वहां एक फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान होगा आपको, F मैग्नेटिक फील्ड का B = F/m, जहां मैंने कहा था मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। तो यहां से आप यदि F का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या आएगा, B × M। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोल पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उस पोल की पोल स्ट्रेंथ। और नॉर्थ पर ध्यान रखिए अपने डायरेक्शन में लगाता है और साउथ पर अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक पोल्स पे क्या लगाता है, फोर्स। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक पोल्स पर क्या लगाता है, फोर्स। कितना फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उस पोल की पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल को अपने डायरेक्शन में और साउथ पोल पर अपने अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ये लेंथ कितनी मानी आपने, 12 मानी थी। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 12, जिसको आप कहते थे मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ। अब देखिए यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी m × b, और इस डायरेक्शन में लगेगा। और इसी तरह से इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में,
वो कितना होगा माइनस एम इंटू बी। माइनस तो डायरेक्शन को बता रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है एम बी और इसका भी कितना है एम बी। So there are two forces which are acting on this bar magnet. One is MB and this is ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और दूसरा कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, ये बात होगी। सो नेट फोर्स यदि आपसे पूछ लिया जाए किसी भी बार मैग्नेट पे लगने वाला नेट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है, जीरो, क्योंकि जितना ये माइनस का उतना ही क्या है प्लस का, या फिर कह सकते हैं जितना इधर है उतना ही उधर है। तो नेट फोर्स क्या होगा, सो हम ये कह सकते हैं देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट, है ना, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, कॉमा ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। और फोर्सेज के ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। फोर्स कपल क्या होता है, फोर्सेज का ऐसा पेयर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो और एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो फोर्सेज के ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, फोर्स कपल कहते हैं। और जहां फोर्स कपल होता है वहां क्या लगता है, टॉर्क। नेट फोर्स जीरो है, वहां लीनियर मोशन नहीं होती, तो कौन सी मोशन होती है, एंगुलर। मैं ये इसको मार्कर को ओपन कर रहा हूं इसको, तो मैं क्या लगा रहा हूं, एक है ना फोर्स कपल, मैं इधर जितना फोर्स लगा रहा हूं इतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं। सो नेट फोर्स कितना होगा, हेंस नेट फोर्स में यहां लिख देता हूं, नेट फोर्स है वो कितना होगा, जीरो होगा। फोर्स जीरो है तो यहाँ कौन सी मोशन, एक तरह से इस तरह से सोचिए, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, ये यूं रोटेट कराएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं पेयर ऑफ सच टाइप ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स कपल। और जहां फोर्स कपल होता है वहां पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है ना। फोर्स कपल क्या लगाता है, टॉर्क लगाता है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स, यानी किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं हम, तो ये फोर्स तो इधर लग रहा है यूं, और दूसरा फोर्स ये यूं लग रहा है इस डायरेक्शन में यूं, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस 12 परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये देखो ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये 12 है ना। तो जो ट्राइंगल देख रहे हैं ना आप, SNP नाम दे दूं, SNP ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप साइन थीटा से। तो हम क्या निकालें अब, टॉर्क, है ना, क्या निकालें, टॉर्क कैलकुलेट करना है। सो टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए पहले तो, जो चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था और 11th में भी आपने पढ़ा है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मैं इधर लिख देता हूं, टॉर्क का यहां लिखिए आप, टॉर्क, है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, यही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स कितना है, किसी भी एक फोर्स, ये भी एम बी, ये भी एम बी, है ना, एम बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड एम बी। और हमें एम बी हमें क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए देखो मैं यहां से यहां लिख देता हूं, है ना, कि फ्रॉम ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल से, ये नाम दे दिया SNP, यहां से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तो D है और हाइपोटेनस क्या है 12, तो D अपॉन 12
तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू साइन थीटा, वही क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे क्या रख सकते हैं आप 12 साइन थीटा। तो जैसे यहाँ 12 साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टॉर्क आ गया, और इसको आप लिखेंगे m, 12 को मैं एक साथ लिख दूं 12 इंटू बी साइन थीटा। आप फिर से देखिए, ये मैं मिटा रहा हूं, आपके पास में जो टॉर्क आया है यहां तक लिख लिया आपने, वो टॉर्क की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है m12 b sin थीटा। और यहां आपको ये भी पता है कि m इंटू 12 क्या होता है कैपिटल M, है ना, मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है m इंटू 12 क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये आया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करिए। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस वाले को लिख सकते हैं कैपिटल M। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा कैपिटल M B sin थीटा। कैपिटल M जहां पे क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर। जब आपने पढ़ा था ए बी दो वेक्टर क्वांटिटीज हो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता था ए बी साइन थीटा, या ए बी साइन थीटा को आप क्या लिखते थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ध्यान होगा ना, ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये लिखा जाता था। तो ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी तरह से इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें आप, टॉर्क को कौन से फॉर्म में लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में। और टॉर्क की यूनिट क्या है वैसे मैंने बताई थी आपको, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। हाँ, यहां से देखिए वेक्टर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो लिख सकेंगे आप वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, ये इसका कौन सा फॉर्म आ जाएगा वेक्टर फॉर्म। अब देखिए इसके ये यहां तक लिख लिया ना, टॉर्क क्या आ जाएगा mb sin थीटा, यानी कोई भी बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है उसको मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल पे रखा जाता है, तो उस पे एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क का फॉर्मूला होगा mb sin थीटा। यहां तक बात क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम केसेस लेते हैं, डिफरेंट केसेस, वही जो चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लिए थे, वहां मैंने आपको डिटेल में बताया था स्टेबल अनस्टेबल, ये सारे केसेस वही हमें लिखने हैं एग्जैक्ट, वो मैंने वहां आपको डिटेल में समझा दिया था सब कुछ। तो आप केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट में लिखिए व्हेन बार मैग्नेट is placed parallel to the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी जाती है, तो टॉर्क कितना होगा, पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू क्या बताई थी 0, अभी ये यू रखी हुई, यू रख दे जाए तो एंगल कितना हो जाएगा 0, और टॉर्क आ जाएगा mb sin 0 यानी 0। टॉर्क 0, फोर्स भी 0, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और वहां मैंने बताया था साथ में हम क्या लगाते हैं स्टेबल, स्टेबल का कॉन्सेप्ट वहां मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। तो ये कौन सी कंडीशन बोलेंगे हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई हलचल ना हो, टॉर्क भी 0 हो, फोर्स भी 0 हो, है ना। और स्टेबल का मीनिंग मैंने आपको अच्छे से वहां चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कर दिया था, बहुत अच्छे से ध्यान होगा आपको, है ना। अब इसी तरह से यदि आप केस नंबर 2 की बात करें, जब क्या हो व्हेन बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है ये यूं ना रख करके यूं रख दी जाए, यानी थीटा की वैल्यू कितनी रख दे 180, तब भी टॉर्क क्या होगा mb sin 180, और sin 180 की वैल्यू अगेन क्या हो जाती है 0। तो जब 0 है, 0 का मतलब कौन सी
इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन ये कौन सी होती है? अनस्टेबल बताया था वो मैंने आपको कि अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कौन सी कंडीशन? इसको बोलेंगे 180 वाले केस को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 हो, यानी बार मैग्नेट क्या रखी जाए? इसके परपेंडिकुलर रखी जाए, तब लगने वाला टॉर्क है वो क्या होता है? मैक्सिमम। तो थर्ड में when bar magnet is placed perpendicular to the magnetic field, तो टॉर्क क्या होगा? mb sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो टॉर्क होगा mb। और इस केस में लगने वाला टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिए, बार मैग्नेट पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब वो कितने एंगल पे रखी जाए? 90 एंगल पे। इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन कौन सी होती है? जब पैरेलल रखी जाए यानी एंगल 0 हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है? जब एंगल क्या हो? 180 हो। ये बात क्लियर है ना। सो नोट कर लीजिए तीनों कंडीशंस को, सारे के सारे वही हैं जो चैप्टर नंबर 1 में आ रहे थे, है ना। तो नोट करिए इसको। अब देखिए हम बात करेंगे, नोट करिए, बात करेंगे कि बार मैग्नेट को रोटेट कराने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, देखिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखिए वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग a bar magnet in magnetic field, external uniform magnetic field, uniform magnetic field। अच्छा, रोटेट कराने का वर्क और लीनियर मोशन का वर्क दोनों में फर्क क्या है? लीनियर मोशन के वर्क के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता था एफ डी एक्स। और एंगुलर मोशन में फोर्स तो होता ही नहीं, यहाँ पे क्या लगता है? फोर्स की जगह होता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? एंगुलर। यहाँ x1 से x2 की लिमिट रखते थे, यहाँ एंगल आएंगे θ1 से θ2 की। तो रोटेशनल मोशन का वर्क हम कैसे निकालते हैं? टॉर्क को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें, और θ1 से θ2 की लिमिट रख दें। ये मूव कराने के लिए जो वर्क है ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन के लिए, और ये कौन सी मोशन का वर्क है? एंगुलर मोशन का। 11th क्लास में यही बताया था कि जब हमें टॉर्क दिया हुआ हो और वर्क निकालना हो तो उसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें, वर्क आ जाएगा। तो फर्स्टली हम टॉर्क की वैल्यू जानते हैं, है ना। टॉर्क ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन एज mb sin थीटा। जस्ट हमने अभी पढ़ा था, ये बात क्लियर है। अब हमें वर्क लिखना हो क्या कराने का? रोटेट कराने का। तो क्या लिखें? वर्क डन टू रोटेटिंग द बार मैग्नेट from θ1 to θ2, from θ1 to θ2। और वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, याद रखिए आप, यही फॉर्मूला था वहां, θ1 से θ2। नथिंग, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी? टॉप की। अब वैल्यू पुट करेंगे यहां, तो ये आ जाएगा, देखो क्या है? mb sin थीटा, और लिमिट कहां है? θ1 से θ2, है ना। ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां है? θ1 से θ2। ये वर्क आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताया था आपको 11th में, याद भी करवाया था। बायो के स्टूडेंट और मैथ्स के स्टूडेंट तो अभी पढ़ ही रहे।
तो आप ध्यान रखिए साइन थीटा का क्या होता है माइनस कोस थीटा, क्योंकि देखो एम बी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो क्योंकि इंटीग्रेशन आपका किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, और साइन थीटा डी थीटा, तो ये आ गया एम बी, और साइन थीटा का क्या हो गया माइनस कोस थीटा, लिमिट क्या होगी थीटा 1 से थीटा 2। अब देखो यहाँ पर एम बी और अपर लिमिट क्या है कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है माइनस कोस थीटा 1, तो ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 है ना। अब कोस थीटा 2 ये माइनस भी आएगा ना माइनस में, तो ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये वर्क आ जाएगा, उसको कहां से कहां रोटेट कराने का, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने का वर्क एग्जैक्टली वही है सेम जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 में करवा दिया था, अच्छे डिटेल तरीके से करवाया था, सेम उसी की कॉपी आ रही है एक तरह से, वहां से आप चैप्टर नंबर 1 को एक बार देख लो, एज इट इज वही है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको मैंने अच्छे तरीके से ये करवाए थे, नोट कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते आए हुआ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जो कि आरबीएससी 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है, लिख रहा हूं मैं न्यूमेरिकल। एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आपको गिवन है 5 टेस्ला, और जिस एंगल पे दिया हुआ है वो एंगल भी गिवन है। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन लिखिए, आया हुआ क्वेश्चन है आरबीएससी 2018 सप्लीमेंट्री में, ए बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला at angle 30 डिग्री, है ना। फाइंड आउट दैट torque acting on the bar magnet पे एक्ट करने वाले टॉर्क को कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन ये है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है आरबीएससी 2018। अब देखो जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है यहाँ पे, जो गिवन में है ये वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट दैट मींस कैपिटल एम गिवन है 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है, ये गिवन है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया 5 टेस्ला की, तो बी की वैल्यू भी आपको गिवन है 5 टेस्ला। गाउस में होती तो आप टेस्ला में बदलते, ऑलरेडी टेस्ला में है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस एंगल पे रखा गया है वो एंगल यानी थीटा की वैल्यू भी गिवन है आपको 30 डिग्री, और आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है टॉर्क, है ना। F इंटू डी, न्यूटन इंटू मीटर होती है ना यूनिट इसकी, ये तो टॉर्क हम निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पड़ा था, एम बी साइन थीटा, अभी जस्ट डेरिवेशन किया है वो। अब देखो m की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, कितनी है 2 इंटू बी की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 5, साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या आएगा 5, और यूनिट होती है इसकी क्या, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस यही तो होता है, तो टॉर्क है वो ये आ जाएगा 5 न्यूटन इंटू मीटर, है ना। सो राइट डाउन।